मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबको बौद्धिक संपदा विधि के अंतर्गत डिजाइन अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में इस व्याख्यान के अंतर्गत जानकारी दूंगा। जैसा कि हम सभी लोगों ने अब तक पढ़ा, बौद्धिक संपदा विधि के अंतर्गत कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन एक्ट 2000 के बारे में। डिजाइन एक्ट जो भारत का बना वह इनैक्ट हुआ सन 2000 में। डिजाइन एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा है जिसको कि प्रोटेक्ट करने का कार्य प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। डिजाइन किसी चीज या वस्तु पर किया गया एक भौतिक चित्रण है। मतलब कि इसे हम किसी वस्तु पर या किसी चीज पर चित्रण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उस वस्तु या चीज को आकर्षित बनाते हैं। डिजाइन के महत्व को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइन के द्वारा ही एक व्यक्ति जब किसी वस्तु या चीज को मार्केट में खरीदने जाता है तो सबसे पहले वह यही देखता है कि वह वस्तु और चीज के जितने भी प्रकार उपलब्ध हैं, उस वस्तु के जितनी भी चीजें हैं संबंधित, चाहे कार हो, मोबाइल हो या कोई भी सामग्री हो, तो हर इंसान, हर व्यक्ति उसी चीज या वस्तु को पसंद करता है जो कि उसे आकर्षित करती है। इसके आकर्षण का केंद्र जो होता है वह उसकी डिजाइन होती है। इसलिए डिजाइन बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा है। इसके संरक्षण की जरूरत है। डिजाइन किसी वस्तु या चीज के बाह्य आकर्षण का केंद्र है। हम जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी डिजाइन कैसी है। उसके बाद हम उस वस्तु के गुण, उस वस्तु या चीज के गुण और अवगुण के बारे में जानते हैं, उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। चाहे वो कार हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या दुनिया की कोई भी वस्तु हो, हम उनके डिजाइन, उनके कला, उनके चित्रण के तरीके से प्रभावित होते हैं। डिजाइन का संरक्षण, यद्यपि कि यह अनादिकाल से चला आ रहा है कि लोग अपनी कलात्मक कृतियों के द्वारा उन्हीं वस्तुओं को नित्य नए नए दिन लगातार निरंतर वस्तुओं को आकर्षित बनाते चले आ रहे हैं अपनी कला कृतियों और चित्रण के माध्यम से। बावजूद इसके कि बहुत दिनों से प्राचीन काल में डिजाइन के विधिक संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन इसको प्राप्त नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन को संरक्षित किए जाने का पहला जो प्रयास किया गया वह 1883 में पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत, फिर 1886 में बर्न कन्वेंशन के अंतर्गत कलात्मक और साहित्यिक कृतियों के साथ साथ डिजाइन को भी संरक्षित करने की व्यवस्था की गई। उसके बाद आया हेग कन्वेंशन 1925, इसमें भी इनके प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस की गई। फिर जाकर ट्रिप्स कन्वेंशन ट्रिप्स समझौता 1994
आया और इसके अंतर्गत औद्योगिक डिजाइन का काफी महत्व बढ़ गया और औद्योगिक डिजाइन को संरक्षित किए जाने का कार्य इस समझौते के द्वारा बहुत ही व्यापक पैमाने पर किया गया। अगर हम ब्रिटेन को देखें तो इसके लिए ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए। 1907 में ब्रिटेन में द पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट आया, जिसके द्वारा डिजाइन और पेटेंट को संरक्षित करने का कार्य किया गया, प्रोटेक्ट करने का कार्य किया गया। चूंकि ब्रिटिशर्स भारत में भी आ चुके थे, भारत में अंग्रेजों का शासन काल आ गया था, इसलिए 1911 में भारत में भी वही पेटेंट एवं डिजाइन अधिनियम जो कि 1907 का था, उसी को 1911 में भारत में लागू किया गया और भारत में पेटेंट एवं डिजाइन के जो नियंत्रक थे उनको उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया जो गवर्नर एवं उसकी काउंसिल के द्वारा उन्हें रिफर किए जाते थे, दिए जाते थे, सौंपे जाते थे। भारत में डिजाइन अधिनियम 1911 के द्वारा अब तक डिजाइनों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन यह जो अधिनियम था वह डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित कर पाने में सफल नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत की संसद ने, भारत की विधायिका ने, लोकसभा और राज्यसभा ने एक कानून बनाया जिसे हम डिजाइन एक्ट 2000 डिजाइन अधिनियम 2000 के नाम से जानते हैं। अब डिजाइन एक्ट 2000 के द्वारा डिजाइनों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। डिजाइन हमारा एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जिसने कि ऐसे कलात्मक चित्रण किया है किसी वस्तु या चीज पर, उस व्यक्ति के बुद्धि की वो उपज है, इसलिए वह उसकी बौद्धिक संपदा है। और यदि वो बौद्धिक संपदा है तो उसका अतिलंघन कोई दूसरा व्यक्ति न करे, इसलिए डिजाइन के संरक्षण की जरूरत महसूस हुई और उस संरक्षण को वर्तमान समय में डिजाइन एक्ट सन 2000 के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं, ये था डिजाइन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, डिजाइन अधिनियम या डिजाइनों का इतिहास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आइए अब हम बात करते हैं डिजाइन अधिनियम के उद्देश्यों की। डिजाइन एक्ट जो हमारा सन 2000 का है, इसका उद्देश्य क्या है? पंजीकृत, पहला उद्देश्य यही है, पंजीकृत डिजाइनों का प्रभावी संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना, इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ डिजाइन। कौन से डिजाइन? जो रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्टर्ड डिजाइन नहीं है तो उसके प्रोटेक्शन को नहीं हो सकता, और यदि कोई संरक्षण नहीं हो सकता, यदि कोई वायलेशन करता है तो जिसने उस डिजाइन को बनाया है, चूंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, इसलिए वह संरक्षण की मांग इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं कर पाएगा। यदि डिजाइन को प्रोटेक्ट करना है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो पहला उद्देश्य इस अधिनियम का यही है कि पंजीकृत डिजाइनों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है डिजाइन संबंधित तत्वों को प्रोत्साहन देना। ऐसे तत्व जो डिजाइन से संबंधित हैं, उन तत्वों को प्रोत्साहन प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य जो है इस अधिनियम का, वो है कुछ डिजाइनों को कुछ विशेष कारणों के आधार पर
कुछ डिजाइनों को कुछ विशेष कारणों के आधार पर पंजीकरण से रोकना। कुछ ऐसी डिजाइन होती हैं जिनको कुछ विशेष कारणों के कारण उन डिजाइनों के पंजीकरण को रोका जाता है। मतलब कि वो डिजाइनें जो होती हो पंजीकरण के योग्य नहीं होती हैं। जरूरी है ऐसे डिजाइनें जो पंजीकरण के योग्य नहीं है उसको रोका जाए, उसको प्रोटेक्ट न किया जाए। केवल उन्हीं डिजाइनों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए जो पंजीकरण के योग्य हो, जो पंजीकरण के मानकों को पूरा करती हो। चौथा और अंतिम उद्देश्य जो इस अधिनियम का है, पंजीकृत डिजाइनों के अतिलंघन को रोकना। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डिजाइन। यदि कोई व्यक्ति डिजाइन का अतिलंघन करे, वायलेशन करे, तो उसको ऐसे वायलेशन को रोकना, उनको दंड की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति पंजीकृत डिजाइनों का अतिलंघन न करे। यदि कोई डिजाइन रजिस्टर्ड है तो उस रजिस्टर्ड डिजाइन का कोई इन्फ्रिंजमेंट न करे। इसलिए इसमें क्या इसके अंतर्गत दंड की व्यवस्था की गई है, पेनाल्टी की व्यवस्था की गई है। तो ये प्रमुख 4 उद्देश्य थे। क्या? पंजीकृत डिजाइनों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करना, डिजाइन संबंधित तत्वों को प्रोत्साहन देना, कुछ ऐसे डिजाइनें जिन्हें की विशेष कारणों के आधार पर पंजीकृत करने से रोकना, और चौथा और अंतिम तत्व पंजीकृत डिजाइन उद्देश्य पंजीकृत डिजाइनों के अतिलंघन को रोकना। आइए अब हम देखते हैं इस अधिनियम की विशेषताएं क्या, डिजाइन एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं। डिजाइन अधिनियम की पहली विशेषता यही है कि यह अधिनियम जो है वह 11 अध्यायों में बटा हुआ है और इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 48 धाराएं दी गई हैं जिनके द्वारा डिजाइन को संरक्षित किया जा रहा है। दूसरी विशेषता इस अधिनियम की, डिजाइन की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। उसका व्यापक बनाया गया है किसको? डिजाइन की परिभाषा को। तीसरा विशेषता जो है वह है यह अधिनियम नियंत्रक और निरीक्षक कंट्रोलर एंड इंस्पेक्टर्स के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करता है। नियंत्रक और निरीक्षक के क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य हैं इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए हैं। चौथी विशेषता जो है डिजाइनों के पंजीकरण के संदर्भ में इस अधिनियम के अंतर्गत विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत डिजाइनों के पंजीकरण के संदर्भ में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं कि कैसे उसका पंजीकरण किया जाएगा किसी डिजाइन का। अगली जो विशेषता है, यह अधिनियम पंजीकरण न किए जाने योग्य डिजाइनों के, ऐसे डिजाइनें जिनको की जो कि पंजीकरण के योग्य नहीं है, उन डिजाइनों के पहचान के बारे में प्रावधान करता है। कौन सी डिजाइनें पंजीकरण के योग्य हैं या कौन सी डिजाइनें पंजीकरण के योग्य नहीं है, इसकी पहचान के संदर्भ में इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंध किए गए हैं। अगली जो विशेषता इस अधिनियम की है वह यह है कि अधिनियम डिजाइन की पंजिका को, डिजाइन के रजिस्टर्स को कंप्यूटर में रखने का प्रावधान करते हैं। मतलब कि इसकी जो पंजिका होगी उसे कंप्यूटर में भी रखा जाएगा। रजिस्टर जिसके अंतर्गत डिजाइन को रजिस्टर्ड किया जाता है, उस रजिस्टर में उसमें यह उपबंध रहता है कि कौन उस डिजाइन का मालिक है, स्वामी कौन है उसका, उसको क्या अधिकार है, सब उसमें उसका नाम पते सब उसका इन सब का वर्णन रहता है। अगली विशेषता जो है इस अधिनियम की, यह व्यक्तिगत डिजाइनों को
ऐसी डिजाइनें जो लैप्स हो चुकी हैं उनको क्या करता है, पुनः स्थापित किए जाने के संदर्भ में प्रावधान करता है। ऐसी डिजाइनें जो लैप्स हो चुकी है उनको पुनः स्थापित किए जाने का भी प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। यह इस अधिनियम की एक विशेषता है। अगली विशेषता जो इस अधिनियम की है वह यह है कि इस अधिनियम के द्वारा पंजीकृत डिजाइनों की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। पहले डिजाइन की जो यदि रजिस्टर्ड हो जाता था तो उसकी समयावधि जो होती थी वह 5 वर्ष होती थी। इस अधिनियम के द्वारा उस समयावधि को बढ़ा दिया गया है। अब डिजाइन की अवधि एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद 10 वर्ष तक हो सकती है। अगली जो विशेषता है वह है पंजीकृत डिजाइनों के अतिलंघन को रोकने के लिए शास्ति में बढ़ोतरी की गई है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंजीकृत डिजाइन का वायलेशन करेगा, इन्फ्रिंजमेंट करेगा, अतिलंघन करेगा तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो दंड बनाया गया है, जो पहले दंड थे उनको क्या किया गया है, कठोर कर दिया गया है, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति ऐसा कदम ना उठाए कि किसी के डिजाइन का अतिलंघन करे, इसलिए दंड को बढ़ाया गया है इस अधिनियम के द्वारा। अगली जो विशेषता है वह है इसके द्वारा अभिसमय देशों मतलब कन्वेंशंस जो कंट्रीज होती हैं और समूह देश, कलेक्टिव देश, उन देशों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। मतलब कि कन्वेंशंस के द्वारा भी क्या किया जाता है, बौद्धिक संपदा को संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे देश जो किसी कन्वेंशन के हिस्सा हैं या ऐसे समूह देश जो किसी कन्वेंशन के हिस्सा हैं, किसी समझौते के हिस्सा हैं, उन देशों को प्राथमिकता देने का कार्य इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो इस अधिनियम की ये विशेषताएं थी जो हमने अभी बताई। आज मैंने आप सबको डिजाइन अधिनियम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनके उद्देश्य और उनकी विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है।